नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग इंडिया विद एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान, जिसमें हमने राष्ट्रपति की योग्यताओं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, इसके अलावा राष्ट्रपति की शपथ, कार्यकाल और राष्ट्रपति की महाभियोग संबंधी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझा था। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम राष्ट्रपति के जो अन्य संवैधानिक प्रावधान रह गए थे, जैसे कि राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां और राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन और है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का जो विषय है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां तथा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, उसे समझना प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर पर राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है अर्थात हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते राष्ट्रपति को विभिन्न कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई, जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्ति प्राप्त है, विधायिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी, सैन्य संबंधी शक्ति प्राप्त है, इसके अलावा वित्तीय संबंधी शक्ति प्राप्त है, आपातकालीन संबंधी शक्ति प्राप्त है, कूटनीतिक संबंधी शक्ति प्राप्त है और अन्य कई शक्तियां प्राप्त है। दोस्तों, इन्हीं शक्तियों को हम एक एक कर क्रमबद्ध रूप से विस्तार पूर्वक समझना प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर पर कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दोस्तों, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। इसके तहत राष्ट्रपति विभिन्न कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उपयोग करता है। पहले नंबर पर संघ से संबंधित कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी, जिनमें प्रमुख रूप से अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वहीं पर दोस्तों, दूसरे नंबर पर विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों, जैसे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन अर्थात वहां पर अनुसूचित जाति क्षेत्रों में राष्ट्रपति के अनुसार शासन संचालित होने की निर्देश दे सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम समझेंगे राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी अर्थात विधायी संबंधी शक्ति। दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात है, संसद के 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं, जिनमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति को विभिन्न विधायी संबंधी शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विभिन्न शक्तियां होती हैं, अर्थात वह राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, उसे अनुमति देने से मना कर सकता है या उस पर उस विधेयक को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। इन्हीं शक्तियों को राष्ट्रपति की वीटो पावर के रूप में देखा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो माना जाता है राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया है। और राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक पर सिग्नेचर करने से पूर्ण मना कर देता है तब माना जाता है राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग किया है। और राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को निलंबित कर देता है तब माना जाता है राष्ट्रपति ने सस्पेंसिव वीटो का उपयोग करता है। और दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम व कानून नहीं बनता, इसलिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक हो जाता है। वहीं पर दोस्तों, तीसरी विधायिका शक्ति के रूप में हम देखें अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में
2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है अगर लोकसभा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र से आते हैं उन्हें मनोनीत कर सकता है, अर्थात अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। और दोस्तों राष्ट्रपति ही 5वें विधायी शक्ति के रूप में देखें। राष्ट्रपति लोकसभा व संसद के प्रथम सत्र को अभी संबोधित करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का भी आह्वान कर सकता है। वहीं पर दोस्तों तीसरे नंबर पर वित्तीय संबंधी शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति को वित्तीय संबंधी विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। पहले नंबर पर धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में और लोकसभा में पेश नहीं किए जा सकते। वहीं पर दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आकस्मिक निधि एवं संचयी निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति तीसरी वित्तीय शक्ति के रूप में देखें। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में अर्थात संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पेश करवाता है। अर्थात बजट पेश करने संबंधी शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। दोस्तों अब इसके चौथे नंबर पे हम देखें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति को विभिन्न न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराधी के दंड को कम कर सकता है, उनके दंड को निलंबित कर सकता है और उन्हें मृत्यु दंड से भी माफ कर सकता है। वहीं पर दोस्तों तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदात्री शक्ति प्राप्त है, अर्थात राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसे किसी विषय पर न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह लेना चाहिए तो है सलाह ले सकता है। सामान्य मामले में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि मामला संविधान से जुड़ा हुआ हो या वह लोक महत्व से जुड़ा हुआ हो तब सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है। किंतु राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात उसे स्वीकार भी कर सकता है व अस्वीकार। वहीं पर दोस्तों अब 5वें नंबर पर राष्ट्रपति की सैन्य संबंधी शक्ति। जैसा कि दोस्तों हमें ज्ञात है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा किसी भी युद्ध का प्रारंभ और समाप्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं पर दोस्तों कूटनीतिक शक्ति के रूप में देखें, राष्ट्रपति किसी भी देश में नियुक्त किए जाने वाले राजदूतों और कमिश्नरों की नियुक्ति करता है और किसी भी देश से आने वाले राजदूतों एवं कमिश्नरों अर्थात हाई कमिश्नरों का स्वागत करता है और अंतर्राष्ट्रीय करार राष्ट्रपति के नाम से ही स्थापित किए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों 7वीं राष्ट्रपति की शक्ति है आपातकालीन संबंधी शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति को आपातकालीन संबंधी विभिन्न शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि अगर भारत में आंतरिक अशांति अर्थात सशक्त विद्रोह की स्थिति बन जाए या कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे या किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो जाए तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर किसी राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन उस राज्य विशेष में लगा सकता है। वहीं में दोस्तों अगर भारत के किसी हिस्से में या भारत में वित्तीय आपातकाल और वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वहीं दोस्तों अब हम अन्य शक्तियों के रूप में देखें तो राष्ट्रपति को कुछ अन्य शक्तियां प्राप्त है, जैसे पहले नंबर स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति अगर लोकसभा में किसी भी दल को पर्याप्त बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, फिर किसी भी गठबंधन को पर्याप्त बहुमत प्राप्त नहीं होता कि वह अपनी सरकार बना सके, तब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों इस आधार पर राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां उनको हमने विस्तार पूर्वक समझा। अब दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के तहत विभिन्न उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार दिए गए ताकि वह अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन कर सके और उसकी पद की गरिमा एवं मर्यादा बनी रहे। जैसे पहले नंबर पर
राष्ट्रपति अपने पद पर बने के रहने के दौरान यदि कोई कार्य करता है तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं पर दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहने के दौरान कोई भी निर्णय उसके खिलाफ आपराधिक एवं फौजदारी संबंधी कार्यवाही नहीं कर सकता है। वहीं पर दोस्तों तीसरी विशेषाधिकार के रूप में देखें, राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहने के दौरान कोई भी न्यायालय उसके समक्ष वारंट जारी नहीं कर सकता और यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पर दीवानी कार्रवाई करना चाहता है तो उसे 2 माह पूर्व उसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी है। दोस्तों, हमने बड़ी सरलता पूर्वक राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों एवं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को समझा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक सरलता पूर्वक समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत